हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज एमसीक्यूज। मतलब कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स जो है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज एमसीक्यूज में फर्स्ट एक्सरसाइज एमसीक्यूज को आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये एमसीक्यूज क्या कह रहा है? ए चार्ज क्यों इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट स्मॉल क्यों एंड कैपिटल क्यों माइनस स्मॉल क्यों and separated by a distance capital R. The force of repulsion between them will be maximum when small q is equal to capital Q by 4, when small q is equal to capital Q by 3, when small q is equal to capital Q by 2, number D when small q is equal to Q. तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है और ये कह रहा है कि आपके पास एक कैपिटल चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज है और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा को स्मॉल क्यू और दूसरे हिस्से को कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कहते हैं। और ये कैपिटल आर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट है, तो इनके दरमियान रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम रहेगा अगर आपके पास ये स्मॉल क्यू जो है ये कैपिटल क्यू बाई 4 के बराबर हो, कैपिटल क्यू बाई 3 के बराबर हो, कैपिटल क्यू बाई 2 के बराबर हो या कैपिटल क्यू के बराबर हो। तो इस एमसीक्यूज को पहले मैं आप लोगों को कंसेप्चुअली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअली ये इजी सॉल्व होता है और इसके बाद मैं आप लोगों को यही एमसीक्यूज मैथमेटिकली भी सॉल्व करूँगा। लेकिन मैथमेटिक्स इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई इस पे नहीं समझता। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो कंसेप्चुअली इसको हल करने की कोशिश करे, मैथमेटिकली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं दोनों तरीकों से आप लोगों को सॉल्व करूंगा और जिस तरीके से भी आप सीखना चाहते हो सीख सकते हो। तो कंसेप्चुअली ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैपिटल क्यू है और वो है 10 कूलम। कैपिटल क्यू चार्ज है और वो 10 कूलम है। तो इस 10 कूलम चार्ज से हम डिफरेंट पेयर्स बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से पेयर के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। तो लेट सपोज कि हमने एक Q1 जो है 5 कूलम बनाया और Q2 जो है ये भी 5 कूलम बनाया। तो ये एक पेयर हमने बनाया Q1 और Q2 की 5 कूलम और 5 कूलम, मतलब इस 10 कूलम को 5 और 5 कूलम में हमने तकसीम किया। इस तरह हम इसको इस तरह तकसीम कर सकते हो कि Q1 इज इक्वल टू 6 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 4 कूलम। इस तरह भी एक पेयर बना सकते हैं। और Q1 इज इक्वल टू 7 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम। इस तरह भी एक पेयर बना सकते हैं। इस तरह Q1 इज इक्वल टू 8 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 2 कूलम, ये भी एक पेयर बन सकता है। और इस तरह Q1 इज इक्वल टू 9 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, ये भी एक पेयर बन सकता है। मतलब कि हमने 5 पेयर बनाए हैं। एक जो है 5 कूलम वाला पेयर है, दूसरा 6 कूलम और 4 कूलम वाला, तीसरा 7 कूलम और 3 कूलम वाला, चौथा जो है वो 8 कूलम और 2 कूलम वाला और पांचवा जो है वो 9 कूलम और 1 कूलम वाला। इन सारों पेयर्स की जमा होने से ये 10 कूलम आता है। ओके, तो अब अगर किसी ने पूछा कि इनके दरमियान मैक्सिमम फोर्स जो है इनमें किस पेयर के दरमियान है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स ये Q1 और Q2 की प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब कि अगर आपके पास Q1 और Q2 की प्रोडक्ट अगर ज्यादा आ रहा है तो फोर्स भी मैक्सिमम रहेगा, अगर प्रोडक्ट कम आ रहा है तो फोर्स कम रहेगा। अब देखें Q1 और Q2 चूंकि 5 कूलम है, इनकी प्रोडक्ट से 5 5 25 कूलम स्क्वायर आएगा।
6 कॉलम और 4 कॉलम की प्रोडक्ट से 6 4 24 कॉलम स्क्वायर आएगा। 7 और 3 के प्रोडक्ट से 7 3 21 कॉलम स्क्वायर आएगा। 8 और 2 के प्रोडक्ट से 16 कॉलम स्क्वायर आएगा और 9 और 1 के ज़रब होने से ये 9 कॉलम स्क्वायर आएगा। अब देखें प्रोडक्ट किस पेयर की जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, 5 और 5 कॉलम। मतलब ये कि अगर आपके पास एक चार्ज है और n से आप किसी ने पूछा कि n से एक इस चार्ज से मुझे इस तरह पेयर बना दे कि उस पेयर में सबसे मैक्सिमम फोर्स हो, तो आप एक चार्ज को इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मतलब कि आप जो है ये कैपिटल क्यू को बाई 2 डिवाइड करेंगे। कैपिटल क्यू बाई 2 के डिवाइड होने से आपके पास 2 चार्जेस आएंगे और दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, और जब दो चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो उसकी प्रोडक्ट ज्यादा आती है, और प्रोडक्ट ज्यादा होने से कोलम्बिक फोर्स जो है इसमें मैक्सिमम रहेगा। तो मतलब ये कि इस 10 कॉलम को अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 10 कॉलम डिवाइड बाई 2, तो ये 5 कॉलम आएगा। तो मतलब ये कि इस 10 कॉलम चार्ज को हम 2 ऐसे हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, और मैग्नीट्यूड के सेम आने से इसमें जो कोलम्बिक फोर्स है वो मैक्सिमम ही रहेगा। इट मीन्स कि ये जो कैपिटल क्यू है इसको हम क्यू बाई 2 में डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल क्यू जो है ये क्यू बाई 2 के बराबर रहेगा। स्मॉल क्यू बाई 2 के बराबर रहेगा। अगर स्मॉल क्यू जो है ये क्यू बाई 2 के बराबर है, मतलब कि आपने स्मॉल चार्ज को ऐसे लेना है और एक स्मॉल चार्ज है, दूसरा जो है क्यू माइनस क्यू चार्ज, 2 हिस्सों में आपने डिवाइड किया है। तो क्यू माइनस क्यू चार्ज जो है ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की जगह अगर कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2 आप पुट करते हो तो इससे भी कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2 आएगा। तो मतलब ये है कि जो स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ये दोनों चार्जेस जो है ये क्यू बाई 2 के बराबर है। क्यू बाई 2 के क्यों बराबर है? क्योंकि हमने कैपिटल क्यू को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है जो कि मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे, और मैग्नीट्यूड के सेम आने से इसमें कोलम्बिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो ये है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यूज। अब अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमें जो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करे, तो मैं मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करता हूँ। मैथमेटिकली इस एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैथमेटिक्स के लिए पहले हम कॉलम्स लॉ को लिखेंगे। आपको पता है कि कॉलम्स लॉ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये कॉलम्स लॉ है। इस कॉलम्स लॉ में आप लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू K, और Q1 की जगह आप स्मॉल क्यू लेके और Q2 की जगह आप कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू लेके। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैपिटल क्यू चार्ज को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। Q1 को हम स्मॉल क्यू का नाम देंगे और Q2 को हम कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का नाम देंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 चार्जेस है, एक Q1 और एक Q2। Q1 की जगह स्मॉल क्यू और Q2 की कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और डिवाइडेड बाई, चूंकि उन्होंने कहा है कि जो 2 चार्जेस है ये कैपिटल आर के डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट है, तो स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर स्क्वायर पुट करते हैं। तो इससे जो कूलम्ब फोर्स है एफ, दिस विल बी इक्वल टू के इनटू, अगर इस स्मॉल क्यू को हम इनके साथ ज़रब करते हैं तो ये जो है आ जाएगा कि स्मॉल क्यू ज़रब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ बिटवीन दीज 2 चार्जेस। ये 2 चार्जेस के दरमियान क्या है? कूलम्स लॉ है। अब यहाँ पे एक जो है हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, और वो मैथमेटिकल टूल है डिराइवेटिव। मतलब कि हम अबव इक्वेशन की डिराइवेटिव लेंगे। डिराइवेटिव के लेने से विद रिस्पेक्ट टू डिराइवेटिव लेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, स्मॉल क्यू के लिहाज से हम अबव इक्वेशन की डिराइवेटिव लेंगे। ये एसएमसीक्यूज की मैथमेटिकल सॉल्यूशन की मेथड है, तरीका है। तो डिराइवेटिव लेने से ये डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू बन जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी क्यू इनटू के
क्यों कैपिटल क्यों माइनस क्यों स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। मतलब कि दोनों साइड पे हमने क्या लिया डिराइवेटिव, ये एफ है ये डी एफ बाई डी क्यों हो जाएगा, डी बाई डी क्यों को डिराइवेटिव कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यों, और इस साइड पे डी बाई डी क्यों एंड टू दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर है और के चूंकि ये कांस्टेंट है तो डिराइवेटिव से हम कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, तो ये डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यों जो है ये के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू डी बाई डी क्यों एन टू स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों माइनस स्मॉल क्यों स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। तो अब हम अगर इसकी डिराइवेटिव को लेते हैं, इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, तो इस साइड के सॉल्व होने से ये डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यों दिस विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू इसकी डिराइवेटिव जो है ये हम कैसे लेंगे, ये हो जाएगा कि कैपिटल क्यों एन टू डी क्यों डिवाइडेड बाई डी क्यों, ये डिराइवेटिव है डी बाई डी क्यों, और चूंकि कैपिटल क्यों पे हमने तो डिराइवेटिव नहीं ली है तो स्मॉल क्यों की लिहाज से हमने डिराइवेटिव ली है, इसलिए कैपिटल क्यों जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम डिराइवेटिव से बाहर लिखते हैं। तो अगर इस कैपिटल क्यों को डिराइवेटिव से बाहर लिखते हैं तो डिराइवेटिव जो है ये स्मॉल क्यों पे अप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी क्यों डिवाइड बाई डी क्यों एन टू, और इस तरह माइनस हो जाएगा और इस डिराइवेटिव को स्मॉल क्यों स्क्वायर पे अप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा डी बाई डी क्यों एन टू स्मॉल क्यों स्क्वायर। तो इस तरह डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यों दिस विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू, ये डी क्यों और डी क्यों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कैपिटल क्यों रह जाएगा माइनस, और क्यों स्क्वायर की डिराइवेटिव जो है ये स्क्वायर जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा और यहाँ पे क्यों रह जाएगा और इनर डिराइवेटिव डी क्यों डिवाइडेड बाई डी क्यों हो जाएगा। तो इस तरह डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यों दिस विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल क्यों माइनस डी क्यों बाई डी क्यों कैंसल, ये माइनस टू क्यों हो जाएगा। तो दिस इज योर लास्ट इक्वेशन एंड टर्म ऑफ डिराइवेटिव, दिस इज योर कूलम्स लॉ एंड टर्म ऑफ डिराइवेटिव फॉर्म फॉर दीज टू चार्जेस। अब चूंकि एमसीक्यूज में उन्होंने कहा है कि विल बी मैक्सिमम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, तो इस तरह यहाँ पे आप नोट कर ले कि फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए जो डिराइवेटिव होती है किसी भी चीज की, किसी भी क्वांटिटी की डिराइवेटिव, किसी भी क्वांटिटी की डिराइवेटिव इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हमेशा जो है वो जीरो होती है। ये जीरो क्यों होती है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू या किसी भी क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू ये कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट की डिराइवेटिव जीरो होती है। डिराइवेटिव एक्चुअल चेंज को कहते हैं और कांस्टेंट में चेंज कितना होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट में तो चेंज नहीं आता ना। तो इस तरह मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम उन्होंने लिखा तो हम मैक्सिमम वाला लिखेंगे फॉर मैक्सिमम। जनरली फॉर मिनिमम अगर यहाँ पे होता तो मिनिमम भी आप लिख सकते हो। तो डी एफ बाई डी क्यों की जगह जीरो, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स की डिराइवेटिव जीरो होती है तो इस साइड पर हम जीरो लिखेंगे। तो जीरो लिखने से ये जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल क्यू माइनस टू स्मॉल क्यू के बराबर हो जाएगा। इस आर को जरब देने से और के पर तकसीम करने से ये अगेन जीरो हो जाएगा और जीरो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। इस तरह इस कैपिटल क्यू को इधर शिफ्ट करने से यहाँ ये स्मॉल टू क्यू को इधर शिफ्ट करने से ये कैपिटल क्यू बराबर हो जाएगा टू स्मॉल क्यू, और इस तरह टू पर डिवाइड करने से ये स्मॉल क्यू जो है ये कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये कि जो स्मॉल क्यू है ये कैपिटल क्यू डिवाइड बाई टू के बराबर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने पहले आप लोगों को कहा कि आप इसको कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकते हो एज वेल एज आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस मैथमेटिक्स को आप थोड़ा सा नोट कर ले, ऐसे पिक्चर ले ले और फिर इसको आप बार थोड़ा सा 3-4 दफा प्रैक्टिस करके आप इसको सीख सकते हो। So this is the MCQs number 8.
अब एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें। एमसीक्यूज नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर 2 at a time. When objects A and B are brought together, they attract. When object B and C are brought together, they repel. From this, we conclude that option A, object A and C possesses charge of the same sign. Number B, object A and C possesses charge of opposite sign. Number C, all three of the object possesses charge of the same sign. Number D, one of the object is a neutral. तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट A, एक ऑब्जेक्ट B और एक ऑब्जेक्ट C। ये 3 ऑब्जेक्ट है और एट अ टाइम आप 2 ऑब्जेक्ट को क्लोज टू ईच अदर करते हो। तो जब ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B को आपने आपस में नजदीक किया तो उनके दरमियान उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स कब आता है? जब 2 बॉडीज पर अपोजिट चार्जेस होंगे। इट मींस कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेट सपोज A पर पॉजिटिव चार्ज है और B पर नेगेटिव चार्ज है। आप इसके उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो। तो मतलब ये कि ये दोनों A और B पर अपोजिट चार्जेस है, इसलिए तो ये अट्रैक्शन शो करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब फिर व्हेन ऑब्जेक्ट B एंड C ब्रॉट टुगेदर, जब B और C को आपस में नजदीक करते हैं हम, B और C को इस तरह, इसको और इसको, तो इसके नजदीक करने से ये रिपेल करेगा। अब आपको पता है कि रिपेलिंग फोर्स कब होता है? जब 2 बॉडीज के अपोजिट सेम चार्जेस होते हैं। तो मतलब ये कि B पर तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू A, तो अगर C ऐसे रिपेलिंग फोर्स जो है इस पे एग्जर्ट करता है या महसूस करता है तो C पर इट मींस के नेगेटिव चार्जेस है। तो इन 2 चार्जेस पर ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्जेस है, तो इट मींस के object A and C possesses charges of the same sign. Object A and C, no, ये ऑप्शन सही नहीं है। Object A and C possesses charges of opposite sign, ये सही है। Object A और Object C ये दोनों opposite sign के charges रख रहे हैं, तो it means के object जो ऑप्शन B है ये correct ऑप्शन है। और all 3 of object possesses charges of the same sign ये नहीं है। ये 2 bodies तो same charge साइन के चार्जेस इस पे है, लेकिन ये इस पे सेम चार्ज नहीं है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, कोई ऑब्जेक्ट इसमें न्यूट्रल भी नहीं है। तो मतलब ये कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें। एमसीक्यूज नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ए हैज ए चार्ज ऑफ +2 microcoulomb and object B has a charge of +6 microcoulomb. Which statement is true about the electric force on the objects? ये के ऑप्शन A FAB is equal to -3 FBA, ऑप्शन B FAB is equal to -FBA, ऑप्शन C 3 FAB is equal to -3 FBA और ऑप्शन D FBA is equal to FAB is equal to 3 FBA। तो ये MCQs कह रहा है कि आपके पास 2 चार्जेस है, एक QA है और एक QB है। QA चार्ज जो है ये कितना है? +2 माइक्रोकोलम और QB चार्ज जो है ये कितना है? +6 माइक्रोकोलम। ये 2 चार्जेस है आपके पास और ये कह रहा है कि इन 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है ये क्या है? ये FAB, मतलब ये कि यहाँ पे एक QA चार्ज है और जो कि +2 माइक्रोकोलम है और यहाँ पे एक QB चार्ज है जो कि +6 माइक्रोकोलम है। ये QA इस B पर फोर्स लगाता है, ये QB इस A पर फोर्स लगाता है। तो मतलब ये हुआ कि क्या QA B पर ज्यादा फोर्स लगाएगा या QB A पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो यहाँ पे देखे FAB फोर्स exerted by A and B, this will be equal to -3 FBA। मतलब ये कि A जो है ये B पर जो फोर्स लगाता है और B A पर जो फोर्स लगाता है, तो A वाला फोर्स B के फोर्स के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा है। तो शॉर्टकट में आप लोगों को समझाओ कि 2 चार्जेस के दरमियान जो कोलम्बिक फोर्स होता है F, आपने पढ़ा होगा
ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कि ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एफ ए बी दिस विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा या चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो तो वो कम फोर्स लगाए, इस तरह नहीं। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा कम है या इक्वल है जो भी है, लेकिन दो चार्जेस के दरमियान चूंकि एक्शन रिएक्शन होता है तो इसलिए हमेशा ये याद रख ले कि जो दो चार्जेस के दरमियान एक्शन रिएक्शन है ये हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर सेम आर डिफरेंट, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इट मींस के बी ऑप्शन जो है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इस पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, MCQs नंबर 4 को देखें। सम चार्जेस इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल A इज मैक्सिमम एट सरफेस, B इज मैक्सिमम एट सेंटर, C इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, नंबर D इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। ये कह रहा है कि आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने जो है चार्ज दिया, सम चार्ज दिया आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस कंडक्टर की जो पोटेंशियल है, मतलब कि हमने पॉजिटिव चार्ज, लेट सपोज इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इस कंडक्टर की जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर मैक्सिमम होगा, वो सेंटर पर मैक्सिमम होगा, मतलब कि बॉडी के सरफेस पर मैक्सिमम होगा या बॉडी के सेंटर पर मैक्सिमम होगा इसकी पोटेंशियल, या थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहेगा या समवेयर बिटवीन द सरफेस एंड द सेंटर मैक्सिमम होगा। तो ये नोट कर ले कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो गाउस लॉ के मुताबिक इस कंडक्टर पर जो चार्जेस है वो आउटर सरफेस पे क्या होंगे, डिपॉजिटेड होंगे, जमा होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर में वो क्या होती है, जीरो होती है। और जब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये किसके बराबर होता है, माइनस डेल वी बाई डेल्टा आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा है, द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो हम लगाएंगे, ये डेल्टा माइनस डेल वी बाई डेल आर ये भी जीरो हो जाएगा। इट मींस के डेल वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि पोटेंशियल में चेंज जीरो होगा। तो अगर पोटेंशियल में चेंज जीरो है इट मींस के थ्रू आउट द कंडक्टर द पोटेंशियल विल बी रिमेन कांस्टेंट, विल बी रिमेन सेम। तो इट मींस के जो ऑप्शन सी है इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द कंडक्टर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कंडक्टर के सेंटर से लेकर कंडक्टर के सरफेस तक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, MCQs नंबर 5 को देखें। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जो है ये वोल्ट पर मीटर है, नंबर बी न्यूटन पर कूलम है, नंबर सी जूल पर कूलम मीटर है, नंबर डी वोल्ट मीटर है। तो ये नोट कर ले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E, ये F डिवाइडेड बाई Q नॉट के बराबर होता है, और इस विल E जो है ये V बाई डी के बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, डेल V बाई डेल R या V बाई डी। तो इस F बाई Q नॉट से आता है न्यूटन पर कूलम और इस V बाई डी से आता है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, वोल्ट पर मीटर भी है और न्यूटन पर कूलम भी है। ये दोनों ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट के लिए सही है। फिलहाल ये MCQs काफी है और अगले लेक्चर में हम अगले फर्दर जो एक्सरसाइज MCQs है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।